Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Ms. Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about some important topics of paper biotechnology. It is a paper number 3rd of MSc 3rd सेम फॉर कुमाऊं यूनिवर्सिटी। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ये पेपर है तो आप ये कुछ टॉपिक्स है जो कि प्रिपेयर करके जा सकते हैं अंडर द पेपर बायोटेक्नोलॉजी। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस हफ्ते मैं बायोटेक्नोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड करूंगी, यानी कि वो वीडियोस ऐसी होंगी जिसमें मैं आपको जनरली प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी। तो अगर आप लोग चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके कोई भी फ्रेंड या क्लासमेट्स हैं जो कि एमएससी बॉटनी से जुड़े हुए हैं तो आप उनको मेरा चैनल शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो बायोटेक्नोलॉजी में मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो है बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है, उसके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने क्या क्या पढ़ के जाना है, इसकी एप्लीकेशंस के स्कोप्स और इसके यूजेस या फिर एडवांटेज। आपको सजेस्ट करूंगी कि जो बायोटेक्नोलॉजी की है, जैसे आपने यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है हमारी ईएफबी, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी एक डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की है। तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दी है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो बायोटेक्नोलॉजी की अलग अलग डेफिनेशंस हैं इनमें स्टडी करना है, इसके बाद आपने ये टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करना है। इसके बाद जो बायोटेक्नोलॉजी के बाद सेकेंड टॉपिक मुझे लगता है इसमें इंपॉर्टेंट है वो है प्लांट टिश्यू कल्चर, क्योंकि प्लांट टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर भी आप लोगों ने ये सब कवर करना है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है, तो आपने प्लांट टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन पढ़ ली है। जनरली जो प्लांट टिश्यू कल्चर होती है वो एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे हम प्लांट के कोई भी पार्ट को हम यूज करते हैं, उससे एक एक्सप्लांट निकालने के बाद हम उस एक्सप्लांट से एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर जो हमारी प्रोसेस होती है ना, उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर बोलते हैं। ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है इसके अंदर जनरली आपने पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले लेबोरेटरिकल कंडीशन, जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पे क्या होता है, कुछ अलग अलग रूम्स होते हैं और हर रूम का अपना फंक्शन होता है। लाइक कहीं पे वॉशिंग हो रहा है, फिर स्टेरिलाइजेशन का वर्क हो रहा है, तो कहीं पे क्या हो रहा है, हम लोग का लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट्स हमारे देखने को मिलते हैं जहाँ से क्या होता है माइक्रोबियल फ्री हमारा जो कल्चर होता है उसको बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ हमारे इनोक्यूलेटिंग रूम्स होते हैं, कुछ हमारे इंक्यूबेटिंग रूम्स होते हैं जहाँ पे एयर कंडीशनर और हीटर्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सब लेबोरेटरिकल कंडीशंस के अंदर आता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आता है वो होता है न्यूट्रिएंट मीडियम। किस टाइप का न्यूट्रिएंट मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, एमएस मीडियम है यानी कि मुराशिगे स्कूग्स है, या फिर निट्स मीडियम है, एन6 मीडियम है, या इसके अलावा हमारा B5 मीडियम है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे अलग अलग मीडियम्स होते हैं, तो आपको ये मीडियम के टाइप के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो हमारा यहाँ पे आता है कि जो मीडियम हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, इसका कंस्टिट्यूएंट क्या है, कौन से हार्मोन इसमें प्रेजेंट है, कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट है। तो इसके बारे में प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर आपने कवर करके जाना है। इसके बाद आता है प्रोसेसर, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेसर होता है। तो जनरली प्लांट टिश्यू कल्चर का अपना प्रोसेसर है। लाइक सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक प्लांट लेते हैं, प्लांट के बाद हम उसमें से क्या करते हैं, उसकी कोई भी पर्टिकुलर पार्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सप्लांट निकालते हैं, स्टेरिलाइज करते हैं, स्टेरिलाइजेशन करने के बाद हम उसको इनोक्यूलेट करते हैं मीडियम में, मीडियम में इनोक्यूलेट करने के बाद उसको इंक्यूबेट कराया जाता है। इंक्यूबेशन के बाद कैलस बनता है, कैलस फिर डिफ्रेंशिएट करते हुए क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन से फिर एक प्लांटलेट बनता है, प्लांटलेट से फिर हमारा प्लांट बनता है। तो ये पूरी प्रोसेस को आपने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर समझाना है विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद से आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता नहीं है तो फिर प्लांट टिश्यू कल्चर आपको लाइफ टाइम समझ में नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं कैलस, डी डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन और टोटिपोटेंसी। इसके आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं ये टर्म्स को यूज करूंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि कैलस, डी डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन और टोटिपोटेंसी क्या होती है। इसके बाद जो प्लांट टिश्यू कल्चर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इसमें है डीएनए सीक्वेंसिंग। देखो डीएनए सीक्वेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि ये बहुत रेयर सा टॉपिक है और इसमें आपके पास सिर्फ दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, एक मैक्सम गिलबर्ट की और एक सैंगर की। और इन पर्टिकुलर टेक्निक्स से आपने ज़्यादातर कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे एक कोई भी डीएनए आपको सीक्वेंस वहाँ पे लेना है, एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लेना है, उसको आपको अज्यूम करना है। और अगर आपको दोनों टेक्निक का बेस पता है, जैसे आपको पता होगा कि जो सेंगर मेथड है ना, वहाँ पे हम लोग डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड यूज़ करते हैं। एक ऐसा राइबोस शुगर होता है जहाँ पे थर्ड कार्बन पे क्या होता है, OH ग्रुप हमारा एब्सेंट होता है। एक आर्टिफिशियल मॉलिक्यूल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं कि जो डीएनए का हम सीक्वेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे DNTP और एक हमारा DDNTP, दो अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये सेंगर मेथड पे चलता है। जो मैक्सम और गिलबर्ट मेथड होता है, जो रेडियो एक्टिव लेबलिंग होती है, उसके थ्रू हम लोग डीएनए सीक्वेंस को पता करते हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है, डीएनए सीक्वेंसिंग आपके लिए बहुत ईजी सा टॉपिक है, तो अपने डीएनए सीक्वेंसिंग को कवर करके जाना है। इसके अलावा क्या है, एंजाइम्स एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी।
तो जनरली जो हमारा एंजाइम्स होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, अब एक एंजाइम्स है और दूसरे हमारे यहाँ पे वेक्टर्स है। तो अगर मैं इसको एक कंबाइन बोलूँ तो ये दोनों ही हमारे टूल्स जो होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के, ये एक इंपॉर्टेंट टूल्स और बायोटेक्नोलॉजी एक पार्ट क्रिएट करते हैं। तो एंजाइम्स एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादातर आपने किस पे फोकस करना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। कभी कभी एग्जाम में एंडोन्यूक्लियस पे डिटेल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप एंडोन्यूक्लियस को थोड़ा डिटेल में पढ़ के जाइए। इसके बाद हमारा लाइगेज आता है जिसको हम मॉलिकुलर ग्लू बोलते हैं, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जनरली हम लोग यहाँ पे मॉलिकुलर सीजर भी बोलते हैं। पॉलीमरेज एंजाइम होता है और एक लिंकर्स और एडेप्टर्स होते हैं। लिंकर्स और एडेप्टर जनरली हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले एंजाइम्स नहीं है, बट ये टूल्स के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। फिर हम वैक्टर्स के बारे में बोलेंगे। वैक्टर्स आपके सिलेबस पे बहुत है, बट अगर मैं बोलूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो है प्लाज्मिड वैक्टर, ठीक है। प्लाज्मिड में अभी जो PBr322 वाला वैक्टर है, इस पर बहुत बार जो हो जाता है इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है, तो आप इसको मिस मत करना, इसका डिटेल स्टडी याद करके जाना, इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो प्लाज्मिड में कुछ हो ना हो, बट PBr322 को आपको डिटेल में पढ़ना है, ओके। और एक हमारा PUC18 या 19 भी होता है इसमें, ये आजकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद करके जा सकते हो, MSc लेवल पे इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लाज्मिड आपको पढ़ना है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम आपने मिस नहीं करना है। यैक बैक भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारे वेक्टर्स है, ओके। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप शटल वेक्टर्स को मिस मत करना, और कॉस्मिक वेक्टर्स को भी मिस मत करना। तो कॉस्मिट और शटल वेक्टर, तो कोशिश करिए कि जो वेक्टर वाला पोर्शन है वो आप पूरा करके जाए, ओके। इसके बाद से नेक्स्ट अगर आ जाता है हम लोग का, वो होता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है। देखो, जब किसी भी सीड या जर्म प्लाज्म की जब हम बात करते हैं, जर्म प्लाज्म एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है जर्म सेल्स के थ्रू। तो इस जर्म प्लाज्म को जब हम लोग क्या करते हैं, कोल्ड कंडीशन में इसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। कोल्ड वाली भी मतलब फ्रीजिंग कंडीशन पे, लिक्विड नाइट्रोजन की प्रेजेंस पे, वो भी -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम उसको स्टोर करते हैं, तो उसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। तो क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, कौन से क्रायो प्रिजर्वेंट हम यूज करते हैं, जैसे आपने एक DMSO सुना होगा, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये भी एक क्रायो प्रिजर्वेंट होता है। तो क्रायो प्रिजर्वेंट हम कौन से यूज करते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक क्या होती है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ये आपको प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक को आपने मिस नहीं करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो होता है ट्रांसजेनिक प्लांट। देखो, ट्रांसजेनिक प्लांट जो है, आप जानते हो कि जैसे हमारे जनरली जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है, वहाँ पे बहुत से आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सेप्शन रख सकते हो। और ट्रांसजेनिक प्लांट अगर आप लोग पढ़ के जा रहे हो तो उसमें बीटी कॉटन आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है, किसका, बीटी कॉटन का। इसके बाद नेक्स्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे इस बार के सिलेबस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपको तीनों टेक्निक पता होना चाहिए, बिकॉज तीनों टेक्निक हम लोगों ने BSc में भी कंप्लीट करी है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन तीनों टेक्निक डिटेल में ऑन टिप पता होनी चाहिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग। अब एक ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कौन सी टेक्निक को कैसे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी इंडायरेक्टली पूछा जाता है। तो प्रोटीन डिटेक्शन के लिए हम लोग कौन सी यूज करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो आप कैसे याद कर सकते हो इसमें, वाइप जो वर्ड होता है उससे आप WIPE वर्ड याद रख सकते हो। वाइप मतलब वेस्टर्न ब्लॉटिंग मतलब प्रोटीन, तो W और P से याद कर सकते हो। फिर आपने एक एंड और नॉर वाली कंडीशन सुनी होगी। नॉर वर्ड होता है ना, NOR, नहीं, तो नॉर वर्ड मतलब N फॉर नॉर, R फॉर RNA, तो ये R वर्ड से आप याद कर सकते हो। इधर आप वाइप से याद कर सकते हो, W और P वेस्टर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन डिटेक्शन। नॉर मतलब नदर्न ब्लॉटिंग एंड R फॉर यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा RNA का डिटेक्शन। और सदर्न ब्लॉटिंग की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा, DNA। तो सदर्न ब्लॉटिंग से क्या होता है, हम लोग DNA को डिटेक्ट करते हैं, ओके। दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कभी कभी इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। वी हैव द ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। तो ब्लू वाइट स्क्रीनिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली आपने स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट सुना होगा, तो वहाँ पे जनरली हम लोग ब्लू वाइट स्क्रीनिंग टेक्निक को यहाँ पे यूज करते हैं फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस। तो आपने ये वाली स्क्रीनिंग की टेक्निक को मिस नहीं करना है, इस पे इंडिविजुअल क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये सब एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर का, और इसमें से 100% चांस होते हैं कि कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा, तो आप ये चीजें मिस नहीं कर सकते हो। जैसे आर्टिफिशियल सीड है, तो आर्टिफिशियल सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। साइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, साइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैलस कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट। कैलस कल्चर के साथ साथ एक और चीज आप पढ़ते हो जिसको हम सस्पेंशन कल्चर बोलते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन कल्चर और कैलस कल्चर। इसके अलावा एंथर कल्चर, इसके चांसेस उतने नहीं है आने के, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एंथर कल्चर हमारा आता है।
सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जनरली स्टार्टिंग तो नॉर्मली करोगे, लेकिन बाद में आप डाइकॉट और मोनोकॉट में कैसे डाइकॉट एम्ब्रियो बनता है, मोनोकॉट में कैसा मोनोकॉट बनता है, तो वहाँ पे आप ये एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस पे आप इसको एक्सप्लेन करते हो। फिर आता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में दोनों में क्या होता है, डिफरेंस आता है। तो आप ये चीज़ को याद रखना कि सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस और जो ऑर्गेनोजेनेसिस है, इन दोनों में कभी कभी डिफरेंस पूछता है। सिमिलरली कैलस कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी डिफरेंस आने के चांसेस रहते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे आता है वो है डीएनए लाइब्रेरी। देखो ये जो डीएनए लाइब्रेरी है हमारा, यहाँ पे आ जाता है cDNA और जीन डीएनए लाइब्रेरी। मतलब डीएनए लाइब्रेरी हमारी दो टाइप की होती है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी होती है और एक जीन डीएनए लाइब्रेरी होती है। तो आपने इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी पढ़ना है और इनको जनरली आपने पूरा डिटेल नोट की फॉर्म में कवर करके, ये टॉपिक्स जो मैंने आपको ऊपर बताई ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ओके, अगर आपके पास टाइम बचता है तो एट द एंड आप जीन ट्रांसफर टेक्निक भी पढ़ सकते हो, जो कि हमारी दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट होती है और एक इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, डायरेक्ट वाली टेक्निक में जैसे माइक्रो इंजेक्शन हो गया, बॉम्बार्डमेंट टेक्निक होती है, ये सब चीज़ आ जाती है। और इनडायरेक्ट के अंदर जो आपने सबसे इंपॉर्टेंट पे ध्यान देना है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, जो कि इनडायरेक्ट टेक्निक के थ्रू जीन ट्रांसफर में हमारी हेल्प करता है। तो जीन ट्रांसफर टेक्निक्स को भी आपने इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी पेपर में इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो ट्रिक्स ये जो मैंने टेक्निक क्लास में मेंशन करी है, ये आपको मिस नहीं करनी है। चाहे आप लोग पीटीसी या बायोटेक्नोलॉजी के बारे में एट द एंड पढ़ लो, बट यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस टेक्निक, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, चाहे वो इस वीडियो से रिलेटेड हो, किसी और वीडियो से रिलेटेड हो। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को नोट्स की रिक्वायरमेंट है, जिन लोगों के पेपर्स ऑन द हेड है, तो उनको टाइम से जो है ये नोट्स अवेलेबल हो पाए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उन तक पहुँच पाए। So that's all for today's video. If the video is helpful, then please like, share and subscribe. Thank you.